आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज ये वीडियो हम 10th क्लास ISC बोर्ड के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम उनका पहला चैप्टर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम कवर करेंगे। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम पिछले साल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद आज ही हम जानेंगे कि मोशन कितने प्रकार का होता है जो आपके सिलेबस में है, और फिर हम जानेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है। आज के लेक्चर में हम इतनी चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए, पिछले साल की बात कर लेते हैं। पहले तो लिख ही लेते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो फोर्स चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले जो पिछले साल आप पढ़ रखा है उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, पर रिवीजन ज़रूरी इसलिए होता है कि जब पीछे से हमारा कनेक्शन बन जाता है तो आगे की पढ़ाई बहुत सरल हो जाती है। अगर पीछे की चीज़ें हम भूल जाते हैं तो हमें आगे की पढ़ाई को समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए हमें पहले थोड़ा सा पीछे का ब्रीफ रिव्यू ले लेना चाहिए। देखिए, हम क्या करेंगे। हम करेंगे ये कि सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है मुझे पता है, अधिकतर बच्चों को पता होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इट्स अ पुल और पुश, इट्स अ काइंड ऑफ पुल और पुश विच ट्राई टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब यह एक प्रकार का पुल और पुश है विच try to change the velocity। और अगर आप वेलोसिटी से अच्छा कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप ये भी लिख सकते हैं, पोजीशन। ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और एक्चुअली चेंजेस इट। कहने का मतलब क्या है कि यह एक प्रकार का पुल या पुश है जो किसी वस्तु की वेलोसिटी को बदलने की कोशिश करता है, या उसकी पोजीशन को बदलने की कोशिश करता है, या बदल देता है। वेलोसिटी को बदल देता है या पोजीशन को बदल देता है। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि भाई, मैं इस पेन पर फोर्स लगाऊंगा तो ये यहाँ से खिसक कर यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी बदली होगी तभी तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। ध्यान दीजिए, इसकी वेलोसिटी बदली होगी तभी तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, और क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसकी पोजीशन भी बदल गई। ठीक है। अच्छा, और क्या है? देखिए, हमने दूसरी बात लिखी, एक्चुअली चेंजेस इट, यानी कि बदल ही दी। पहले क्या लिखा? पहले हमने लिखा ट्राई टू चेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर पोजीशन नहीं बदली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फोर्स नहीं लगाया है। इसके लिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आप दीवार को धक्का जब देते हैं तो क्या दीवार अपनी जगह से खिसक के कहीं और पहुंच जाती है? नो डाउट कि अगर आप हल्क हैं तो आप दीवार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, पर अगर आप बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं जितना एक सामान्य इंसान में होता है, तो क्या होगा कि आप इस पर धक्का लगाएंगे तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगी? कहीं नहीं पहुँचेगी। तो आपने फोर्स तो लगाया, आपने इसको पुश तो किया, पर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो ये क्या है? इट्स अ पुल और पुश विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और एक्चुअली चेंजेस इट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके आगे की बात करते हैं कि और क्या पढ़ा था हमने पिछले साल। देखिए, हमने फोर्स के बारे में ये तो पढ़ा ही था, साथ में हमने ये पढ़ा था कि अगर फोर्स हम किसी रिजिड बॉडी पर लगाते हैं, ध्यान दीजिए, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, अगर हम किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। ध्यान दीजिए, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, यानी बॉडी यहाँ से खिसक कर यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं जो रिजिड नहीं है, मतलब नॉन रिजिड है,
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी पोजीशन तो चेंज होगी ही, साथ में इसकी शेप भी और साइज़ भी बदल जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, अगर आप एक रबड़ के गुटके जो पुश हो सकता है उसको फोर्स लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि रबड़ पर जहाँ पर आपने फोर्स लगाया है वहाँ पर वो थोड़ी सी अंदर की ओर पुश हो गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि उसकी पोजीशन भी चेंज हुई, उसकी पोजीशन भी चेंज हुई और उसका साइज और शेप भी चेंज हुआ। ठीक है, when we apply force on non rigid body तो उसकी पोजीशन भी बदल देता है, उसका शेप भी बदल देता है और उसका साइज भी बदल देता है। इस बात को याद रखिएगा। और हमने पिछले साल क्या पढ़ा था, देखिए पिछले साल हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। सभी को पता है, पर उसको बताने से पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है। और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चेकअप की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए रिजिड बॉडी क्या होती है, बहुत ही सिंपल। देखिए आपको पता है कि बॉडी जो होती है यानी कि मास जो होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। आपको पता ही होगा, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, पर तो देखिए जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं यानी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उसके जो ये एटम्स है ना, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड नहीं होते हैं। मतलब फोर्स लगाने पर इसका एक भी एटम अपनी जगह से यदि डिस्प्लेस नहीं होता है तो ये कौन सी बॉडी हो जाएगी, रिजिड। और अगर ध्यान दीजिए, और अगर एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी बन जाएगी नॉन रिजिड। और देखिए जब अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं तभी तो शेप बदलता है, क्योंकि ये एटम जो है यहाँ पहुँच जाता है, पीछे पुश हो जाता है। तो क्या होता है, इस जगह पे आपने फोर्स लगाया तो ये जो ब्लॉक है इस जगह पर थोड़ा अंदर की ओर पुश हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए रबर का एक टुकड़ा है तो अंदर की ओर पुश हो गया। क्यों, क्योंकि इसके एटम्स जो हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गए। पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में परफेक्टली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है। आपको दिखता नहीं है, मतलब आप एक आयरन के पीस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो आपको तो लगेगा कि उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। पर देखिए आप ऐसे सोचिए कि आप अगर आयरन के पीस पे हैमर से फोर्स लगाते हैं तब तो उसके साइज़ बदल जाता है ना। अगर आप किसी आयरन के पीस को हैमर से फोर्स लगा के पीटें तो क्या होगा, उसका शेप और साइज़ बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ करता जाता है बहुत ज़्यादा और बॉडी के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को डोमिनेट करने लग जाता है, यानी कि एटम्स को उनकी जगह से डिस्प्लेस करने लग जाता है, तो जैसे जैसे बॉडी पे फोर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी रिजिडिटी खतरे में पड़ने लगती है। यानी कि उनकी रिजिडिटी जो है वो नॉन रिजिड हो जाती हैं, रिजिड नहीं रहती हैं। और दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अपना काम चलाने के लिए जो सॉलिड्स हैं और जिनकी डेंसिटी अच्छी खासी होती है उन्हें हम किस में ले लेते हैं, रिजिड बॉडीज़ में ले लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या हमने सीखा था भाई पिछले साल हमने एक चीज़ और सीखी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। याद आया, पिछले साल आपने ये चीज़ सीखी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम होता है जब हम वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, P इक्वल्स टू होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। आप जानते ही हैं, पहले से जानते होंगे, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो
मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मैंने कहा कि हमने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया, अभी अभी हमने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अभी अभी हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये क्या करता है, वस्तु की वेलोसिटी को चेंज करने का प्रयास करता है। मतलब क्या है कि मैं फोर्स लगाऊंगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो ये कहते हैं कि अगर मैं उसका रेट निकाल लूँ, यानी जो मोमेंटम बदल रहा है अगर मैं उसका रेट निकाल लूँ तो जितना फोर्स मैंने लगाया है वो मिल जाएगा। मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम mv है, मैंने उस पर f फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने उस पर f फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, है ना। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे mv1 है और वेलोसिटी बदल के क्या हो गई mv2। मास नहीं बदला, मास यहाँ पे कांस्टेंट रहा, तो फोर्स मैंने लगाया तभी तो वेलोसिटी v1 से v2 हुई। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितने समय के लिए लगा रहा हूँ वो समय हो गया। फोर्स को मैंने लगाया तो वेलोसिटी बदल गई, कितने समय के लिए लगाया उसको नोट कर लिया। अब मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ से एक बात आपको मिल जाएगी, dp, p की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ mv, p की जगह पे मैं mv लिख सकता हूँ, बाई dt लिख सकता हूँ बराबर f इक्वल्स टू f। सो देखिए मास कांस्टेंट है तो d के बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है d के बाहर m आ जाएगा, इट्स dv बाई dt इक्वल्स टू f। अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये dv बाई dt क्या होता है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि dv का मतलब क्या है कि यहाँ वेलोसिटी बदल रही है। अब वेलोसिटी बदल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, आप सभी को पता है कि ये एक्सीलरेशन कहलाता है। याद आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं F इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, m इंटू ए। सभी को याद आ गया होगा, पिछले साल आपने पढ़ा है। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए भी होता है, F इक्वल्स टू dp बाई dt भी होता है, ये हमने पिछले साल पढ़ा है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए हमने पिछले साल क्या पढ़ा था, देखिए भाई हमने पिछले साल पढ़ा यूनिट, कि फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो देखिए सभी को पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इट इज़ डिनोटेड बाय, फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट, SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है न्यूटन। डिनोट कैसे करते हैं, n से। अब अगर जो पीछे फॉर्मूला लिखा था F इक्वल्स टू m इंटू ए, अगर यहाँ से देखें तो फोर्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, न्यूटन। m का जो SI यूनिट होता है वो होता है kg, और a का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1 न्यूटन जो है वो इक्वल होता है 1 kg पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ये इक्वल होता है पहली बार। अब तो ये SI यूनिट आ गई। मान लीजिए कि मुझे CGS यूनिट निकालना था, तो CGS यूनिट क्या होगा, ध्यान दीजिए, पिछले साल आप पढ़ चुके हैं। CGS यूनिट होता है डाइन। अब यहाँ पर एक रिलेशन ये भी निकालना चाहिए कि भाई CGS में कितने न्यूटन, या 1 न्यूटन में कितने CGS। तो देखिए भाई 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये आया कैसे, देखिए बहुत आसान है, यहीं से बदल सकते हैं। ये आया कैसे, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। 1 न्यूटन इक्वल्स टू, अभी अभी हमने बताया कि 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मुझे इसे CGS में बदलना है तो देखिए 1 kg को CGS यूनिट में जो मास का यूनिट होता है वो होता है ग्राम। तो यहाँ पर मैं kg की जगह पे ग्राम लिखना चाहता हूँ, तो 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, है ना। 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। और CGS में सेंटीमीटर होता है, तो यानी मीटर को मुझे किस में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो सबको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5, इट्स 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और देखिए ये सारे के सारे CGS यूनिट हैं।
ग्राम भी सीजीएस यूनिट होता है, सेंटीमीटर भी सीजीएस यूनिट होता है और सेकंड भी सीजीएस यूनिट होता है। तो इसी को हमने क्या लिख लेना है, इसी को हमने लिख लेना है डाइन। ठीक है, तो ये भी हमने पिछले साल पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा क्विक रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था पिछले साल, देखिए पिछले साल हमने एक यूनिट और पढ़ा था, और ये रिवीजन का जो है लास्ट फोर्स के रिवीजन में ये लास्ट चीज़ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू किसके होता है, सभी को पता है, G इंटू एन के। यहाँ पर G क्या है आपको पता है, ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, याद रखिएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है G इंटू न्यूटन के, यहाँ पे n का मतलब है न्यूटन। और ये आया कैसे है ये भी समझ लें, ये आया ऐसे है कि देखिए मैं ये बना देता हूँ, ये मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है। अब अर्थ जो है अपनी तरफ हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है, सभी को पता है। तो अर्थ जो है अपनी तरफ हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो अगर जिस चीज़ को ये अट्रैक्ट कर रही है उसे कितने वेट से अट्रैक्ट करती है आपको पता ही होगा, W इक्वल्स टू mg से, है ना। किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो कैसे आता है, mg से। इसका मतलब क्या है कि अर्थ जो है जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट बन जाता है। फिर से सुन लीजिए, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वह उसका वेट बन जाता है। ठीक, सो आगे देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं इस मास को 1 kg कर दूं, ध्यान दीजिएगा, इस मास को मैं 1 kg कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा W इक्वल्स टू जी। ध्यान दीजिए W इक्वल्स टू जी। पर कहने वाली बात यह है कि W का जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है, याद आ गया, क्योंकि W का जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है, यानी W इक्वल्स टू हो गया G न्यूटन। ठीक है, अब कहना क्या चाहता हूँ मैं, उसके आगे सुनिए कि 1 किलोग्राम फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। 1 किलोग्राम फोर्स की डेफिनेशन ये होती है कि 1 kg के मास को, 1 kg के मास को अर्थ अपनी ओर जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है वही किलोग्राम फोर्स होता है। मतलब जब मास की वैल्यू 1 हो जाती है तो यही W जो है ना वो किलोग्राम फोर्स कहलाता है, यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है, G इंटू एन। G का वैल्यू सभी को पता है, G इक्वल्स टू होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो पिछले साल की थी, अगर आपको याद थी तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं याद थी तो अब याद आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम 10th क्लास के सिलेबस को देखते हैं कि 10th क्लास में हमें क्या सीखना है। देखिए 10th क्लास में हमें क्या सीखना है भाई, तो 10th क्लास में हमें सीखना है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या सीखना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि मोशन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली आपकी क्लास में अभी मोशन 2 ही प्रकार का है, तो उसी 2 प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। पहला मोशन होता है, टाइप ऑफ मोशन लिख लेते हैं पहले। तो टाइप ऑफ मोशन में जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तब 2 तरीके के मोशन हो सकते हैं। पहला मोशन हो सकता है लीनियर और ट्रांसलेशनल। ठीक है, इसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन भी कह सकते हैं। और दूसरा मोशन क्या हो सकता है, रोटेशनल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन। ठीक, अब कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझिए। तो पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले पे ही तो पूरा चैप्टर है, तो दूसरे की चर्चा तो आराम से होती रहेगी।
तो ये पहला वाला ये कहता है कि यदि कोई बॉडी है और वो मूव होने के लिए पूरी तरह से फ्री है, इट इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है, तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे ये उसी डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी। इसी मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, यानी कि व्हेन बॉडी इज फ्री टू मूव एंड वी अप्लाई फोर्स देन मोशन स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और वो मूव करने के लिए यानी चलने के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो वो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या है। देखिए भाई, बहुत इजी है। रोटेशनल मोशन क्या है, देखिए अब इसमें क्या होता है कि हम बॉडी को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं, पाइवोट कर देते हैं। तो मान लीजिए ये एक सर्कुलर डिस्क है और हमने इसको सेंटर पर पाइवोट कर दिया है ना, इट इज़ पाइवोटेड एट द सेंटर, इट्स अ डिस्क एंड इट इज़ पाइवोटेड एट द सेंटर। तो क्या करेंगे, देखिए जब हमने इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया है और हम इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, तो टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगता है कि देखिए कहीं पे भी आप टेंजेंशियल फोर्स लगा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगा लीजिए, ये यहाँ पे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा कि क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स है तो आगे तो बढ़ नहीं सकती, आगे तो जा नहीं सकती, तो क्या होगा ना कि ये इसी जगह पर घूमना शुरू कर देगी, यानी उसी जगह पर रोटेट होना शुरू कर देगी। और जैसे ये इस जगह पर रोटेट होना शुरू कर देगी तो इसी मोशन को हम क्या कहेंगे, इसी मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, यानी कि व्हेन अ बॉडी फिक्स्ड एट अ पॉइंट और पाइवोटेड एट द पॉइंट and we apply force tangentially, the body start motion, rotating motion, and it is called rotational motion. ठीक है, चलिए इसके आगे चर्चा करते हैं। देखिए इसके आगे की चर्चा है कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, ध्यान दें कि मोमेंट ऑफ फोर्स या हम इसको टॉर्क भी कह सकते हैं, क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई बॉडी है, मैं बॉडी कैसी भी बना लेता हूँ, ये देखिए किसी भी शेप की बॉडी बना लें, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया, यानी पाइवोटेड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, तो देखिए जब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा, मान लीजिए मैंने ये फोर्स लगा दिया, देखिए ऐसे मैंने इस पर फोर्स लगा दिया ये, तो ये कहते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स कहता है कि जब हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स है तो ये रोटेट होना शुरू कर देगी। ये किस तरफ को रोटेट होने लगेगी, अगर हम इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये किस तरफ को रोटेट होगी, कुछ ऐसे रोटेट होगी, इस तरफ को रोटेट होगी ना, ये ऐसे ऐसे करके एक पूरा सर्कल बना लेगी, ऐसे करके यहाँ से लेके पूरा सर्कल बना लेगी। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए जिस पॉइंट पर हम फिक्स करते हैं ना, इसी पर होता है रोटेशनल एक्सिस। या इसी को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशनल। जिस एक्सिस पर जो पॉइंट फिक्स होता है, जिस एक्सिस पर रोटेशन होता है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट हम पाइवोट करते हैं, जो भी पॉइंट हम फिक्स करते हैं, उसी पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और देखिए अब टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, ये जो फोर्स है ना, इसको चाहे तो पीछे ऐसे डॉट 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 करके बढ़ा लीजिए, चाहे तो आगे ऐसे डॉट 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 करके कहीं तक बढ़ा लीजिए, यही इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसको आगे पीछे डॉट डॉट करके चाहे कितना ही बढ़ा लीजिए, यही इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो टॉर्क क्या कहता है, टॉर्क कहता है
कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है और रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट O था, ये जहाँ पे मिले वो पॉइंट हो गया A, ठीक है, जहाँ पर मिले वो पॉइंट हो गया A। तो कहने का मतलब क्या है, और कितने डिग्री पे मिले, 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन यानी फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क या मोमेंट। टॉर्क को टाउ से भी डिनोट करते हैं, बहुत सी किताबों में एम से भी डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पर हमें सिंबल पे नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो टाउ से अगर डिनोट करते हैं तो ये कहते हैं कि टाउ इक्वल्स टू होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाइड, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, या मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब लाइन ऑफ एक्शन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स में, तो क्या बन जाता है, टॉर्क। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब इसके यूनिट को देख लेते हैं, बहुत सरल यूनिट है। तो यूनिट क्या होता है, तो अभी अभी हमने टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने आर से डिनोट कर लिया। कितने से डिनोट कर लिया, आर से। अगर पीछे आप डायग्राम में देखेंगे तो वो एक्चुअली ओ ए थी। याद होगा आपको कि अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें ये कितनी थी, ओ ए थी। तो टॉर्क इक्वल्स टू आ गया एफ इंटू आर। मान लीजिए उस डिस्टेंस का नाम हमने आर रख लिया या ओ ए रख लिया। तो यहाँ से आपको अगर यूनिट देखें तो यूनिट मिलेगा न्यूटन, और आर का यूनिट होगा मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को एसआई यूनिट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एसआई यूनिट। अब देखिए डाइन में यानी कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो अभी अभी हमने पीछे रिवीजन, देखिए रिवीजन करने का क्या फ़ायदा होगा कि अब आसानी से आप इसका सीजीएस यूनिट बता लेंगे। तो देखिए सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट होगा डाइन इनटू सेंटीमीटर। डाइन होता है फोर्स का सीजीएस यूनिट और सेंटीमीटर होता है लेंथ का सीजीएस यूनिट, सिंपल। अगला देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा, तो ध्यान दीजिए फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, याद आ गया। और मीटर को यहाँ मीटर में ही लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो गया, सिर्फ न्यूटन की जगह पे किलोग्राम फोर्स लिख देंगे, इनटू मीटर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ये कुछ चर्चा थी मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन को आज हमने समझ लिया। आज हमने ये भी जान लिया कि कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं। जब बॉडी फ्री होती है तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है या लीनियर मोशन हो सकता है, और जब बॉडी किसी एक पॉइंट पर पाइवोटेड या फिक्स होती है तो रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, फिर हमने टॉर्क की डेफिनेशन जान ली और उसके यूनिट्स को जान लिया। अब हम कल चर्चा करेंगे टॉर्क के जो एप्लीकेशन होते हैं ना, कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। इंजीनियर जो होता है वो यही सोचता है कि भाई हमने जो चीज़ पढ़ी है उसे अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। तो इसे हम जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में कल बात करेंगे। और हम कल बात करेंगे फोर्स, कपल ऑफ फोर्स की। ठीक है, कपल की बात करेंगे। और हम कल बात कर लेंगे इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो कल इतनी चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। पिछला कुछ हमने रिवाइज किया और आज
हमने मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के बारे में जाना है। ठीक है, थैंक यू।